नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। अमित शाह ने सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। आगे आने वाले 25 सालों का विजन भी देश के सामने रखा। सरकार का संकल्प 2047 तक विकसित भारत का भी है, लेकिन पहले और दूसरे कार्यकाल से अलग इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां भी ज्यादा हैं। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो इसे पीएम मोदी की हार के तौर पर कई लोगों ने देखा और ये सवाल उठाए कि पूर्ण बहुमत नहीं होने से पीएम मोदी का अंदाज अब वैसा नहीं रहेगा। सही भी था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और बहुत कुछ सहयोगियों पर निर्भर हो जाता है, लेकिन सरकार में क्या कुछ बदला? क्या पीएम मोदी की कार्यशैली बदली? गठबंधन सरकार बनाने के बावजूद पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में अधिक फेरबदल नहीं किया। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने रूस और यूक्रेन जाकर पीएम मोदी ने यह भी बता दिया कि विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि कुछ ऐसे मौके भी तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में आए जब सरकार को अपने कदम पीछे भी खींचने पड़े। अब 3.0 में मोदी सरकार के कार्यकाल का 100 दिन का सफर है। कामयाबी के साथ ही चुनौतियों का भी सफर है और विपक्ष का निशाना भी है। एजेंडा में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीएम मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हुए अमित शाह ने कहा कि 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बुकलेट लॉन्च की और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि देश के 60 करोड़ लोगों को शौचालय, पीने का पानी, बिजली, 5 किलो अनाज और 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम मोदी सरकार ने किया है। अब हमारा लक्ष्य है कि कोई भी शख्स बिना घर के नहीं रहेगा। शाह ने कहा कि ये सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। बीते 10 साल में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत हुई है और पीएम मोदी के नेतृत्व में आज देश विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। 10 साल में दुनिया के 15 अलग अलग राष्ट्रों ने मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया है। इससे देश का भी गौरव बढ़ जाता है। 60 साल के बाद पहली बार कोई एक नेता तीसरी बार अपनी घोषणा के साथ देश का प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व कर रहा है। 60 साल के बाद पहली बार देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया है और नीतियों के सातत्य को भी हमने अनुभव किया है। इसी सरकार के कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन हम लागू। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्म लेकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। न केवल प्रधानमंत्री बने, 10 साल में दुनिया भर से 15 अलग अलग राष्ट्रों ने इनको अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। नकारात्मकता से भरे कुछ लोग देश को बांटने के इरादे से भारत की एकता और अखंडता को निशाना बना रहे हैं। नफरत से भरे लोग भारत को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में विपक्ष द्वारा उनका अपमान किया गया, उनका उपहास किया गया और उनका मखौल भी उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने इस अवधि के दौरान सरकार के विकास एजेंडे को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। अब भले ही केंद्र की मोदी सरकार 100 दिन पूरे होने पर अपनी पीठ थपथपा रही है,
उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि अस्थिर और संकटों से घिरी मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। कई यू टर्न और कई घोटालों के बीच में एक बार फिर ये सरकार भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी संकट को लेकर कुछ भी करने में नाकाम रही। रुपया आपको मिला था 60 पर, 58 पर असल में 2014 में आपने उसको 84 पे पहुंचा दिया। पिछले 100 दिनों में आपने हजारों लाख करोड़ फूके किसी तरह से रुपए को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी रुपया आज 84 प्रति डॉलर के आसपास है, 82 पर था 100 दिन पहले। यह असलियत है। असलियत यह है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसका बहुत ढोल आप पीटते थे, वो लगातार गिर रहा है। ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को आपकी पॉलिसी पर कोई विश्वास नहीं है। बेरोजगारी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यह देश की अर्थव्यवस्था का हाल है। अब कांग्रेस भले ही जो आरोप लगाए, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों के कामकाज का हवाला देते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार दुनिया ने रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति देखी। पहले की सरकार में रीढ़ की हड्डी दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन आज देश की विदेश नीति में रीढ़ की हड्डी दिखाई पड़ती है। आज के समय में युवाओं के पास अथाह मौके हैं। युवा आत्मनिर्भर है। देश की 140 करोड़ की जनता को इतने महान लक्ष्य के साथ जोड़ना मोदी सरकार की विश्वसनीयता का प्रमाण है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। सौ दिन का सफर है और 47 पर नजर है। देखिए, ये बात आज से नहीं है। 100 दिन का सफर जरूर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी और बहुत सारी योजनाओं की बात हुई है। बहुत सारे इन 100 दिन के सफर पर कितना हुआ, एक रिपोर्ट कार्ड जैसा भी प्रस्तुत किया गया। बहुत सारी बातों को आज चर्चा में शामिल किया गया और ये भी देखना पड़ेगा कि जिस 2047 की कल्पना की जा रही है, जो बात रखी जा रही है, उसको कितना कर पाएंगे आप। अभी से प्लानिंग करेंगे तो कहते हैं ना कि तैयारी पहले से होती है तो सक्सेस भी होंगे, लेकिन इस बीच में ना बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो विपक्ष की तरफ से भी हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके भी जवाब जो है सत्ता पक्ष को वो देने पड़ेंगे। फिलहाल तो 100 दिन का जो सफर है, 47 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, वो कितना सफल हो पाएगा, क्या वो पॉइंट्स और तैयारी जो रखी गई है वो सटीक है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है या जो बातें रख रहा है उसमें कितना दम है, इन्हीं पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे रत्नाकर सिंह। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुर्तजा मोसबी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे शिल्पी चौधरी। शिल्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए परमिंदर कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। परमिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार विवेक। कुमार विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं रत्नाकर जी सबसे पहले आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। रत्नाकर जी, 100 दिन के सफर के बारे में बहुत संक्षेप में मुझे वो पॉइंट्स बताइएगा जिसको लेके 47 का जो एक संकल्प है, जिसको पूरा करने की बात हो रही है, विकसित भारत की जो बात हो रही है, उसको पूरा करेंगे। क्योंकि इन 100 दिनों में बहुत सारी चीजों का एक रिपोर्ट कार्ड सामने रखा सरकार में, लेकिन विपक्ष को काफी सारी चीजों पर आपत्ति है। तो बहुत संक्षेप में मुझे वो पॉइंट्स बताइए जिससे हम वाकई 47 तक एक संकल्प, विकसित भारत का सपना जो है वो पूरा होता हुआ देखें। राखी जी, आपके वो शब्द जो है संक्षेप में रखने का तात्पर्य मैं समझ रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो नेतृत्व की जा रही सरकार है, उसने बहुत सारे 100 दिनों में, तो सभी कामों को गिनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं संक्षेप में ही 100 दिनों का कार्य जो कि क्या क्या निर्णय लिए गए हैं उन सारी चीजों को बताऊंगा। देखिए, 2047 तक जो विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था और कहा था कि इस बार जो है हम 2047 तक जो विकसित भारत बनाएंगे, उस सपने को साकार करने के लिए हम अपनी योजनाओं को, जो पहले 100 दिन की योजनाएं हैं वो बहुत निर्णायक साबित होंगी, या उसके बाद की जो योजनाएं लेके आएंगे वो भी बहुत निर्णायक साबित होंगी। लेकिन पहले 100 दिन की योजनाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे जो है आगे विस्तृत से चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से
15 लाख करोड़ की ये योजनाएं जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश को दिया है पिछले 100 दिनों के कार्यकाल में। और यह योजनाएं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और नारी सशक्तिकरण के लिए किया गया है। इन 100 दिनों में प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जब अपना ऑफिस ज्वाइन किया था तो उन्होंने 20,000 करोड़ की स्वीकृति दी थी किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि के लिए। तो समझ लीजिए किसानों की जो है हम सर्वोपरि मानते हैं, किसानों को तवज्जो देने का काम करते हैं। पहले दिन और प्रथम निर्णय यही लिया गया था। उसके बाद 4 करोड़ पिछले कार्यकाल में हमने गरीबों को मकान दिया था। उस 4 करोड़ गरीबों को मकान देने के बाद इस कार्यकाल में पहले दिन नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ गरीबों को मकान देने के लिए स्वीकृति दी थी। उसके अलावा मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा सा 30 सेकंड लूंगा, 40 सेकंड, जिसमें मैं गिना देता हूं कि क्या क्या कार्य किए गए हैं। प्रथम 3 करोड़ नए घर दिए गए। उसके बाद 2 लाख करोड़ जो है पीएम पैकेज दिया गया युवाओं के लिए। जो हमारे देश के युवा हैं उन युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। 75,000 मेडिकल में, एमबीबीएस में 75,000 नई सीटों का इजाफा किया गया है पिछले 100 दिन के दौरान। उसके बाद 25,000 गांव जो पक्की सड़क से जोड़ने की योजना को स्वीकृति की। 25,000 किलोमीटर, 25,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए स्वीकृति दी गई है। देश भर में 60,000 आदिवासी गांवों को विकास के लिए विशेष पैकेज देने का काम किया गया है। इन 100 दिनों के दौरान जो चीर पर जो कि जिसको कह सकते हैं बहुप्रतीक्षित जो पेंशन स्कीम थी, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन स्कीम, वो पेंशन स्कीम जो है लागू करने का काम इन्हीं 100 दिनों के दौरान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की जा रही बीजेपी सरकार ने किया है। मध्यम वर्गीयों के लिए, कर्मचारियों के लिए आपने देखा जो बजट हमने पेश किया उसमें हमने टैक्स बेनिफिट जो है वो देने का काम किया। छोटे मझोले दुकानदारों को, उद्यमियों को टैक्स में रियायत देने का काम किया है। पूरे देश में 11 लाख नई लखपति दीदी बनाए हैं हमने। बासमती निर्यात पे जो टैक्स लगते थे उस टैक्स को कम करके किसानों को जो है और लाभ प्रदान करने का काम जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। विदेशी तेल के आयात पे हमने शुल्क बढ़ाए हैं ताकि हमारे देश में जो तेल का उत्पादन किसान करते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इन्हीं पिछले 100 दिनों के दौरान हमारे किसानों को एमएसपी के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपया फायदा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं जो पिछले 100 दिन के दौरान या तो स्वीकृति कर दी गई है या तो क्रियान्वित कर दी गई है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक विकसित भारत की संकल्पना के लिए हम कृत संकल्प हैं और हम हर वो संभव कोशिश करेंगे जिससे कि हम अपने आप को एक विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा करें। राखी जी, आपने देखा कि हमने जो पिछले मैनिफेस्टो में वादा किया था, पांचवी अर्थव्यवस्था जो हम पहले ही पहुंचा चुके हैं, अब इस देश को तीसरी अर्थव्यवस्था तक ले जाने का काम मोदी सरकार करेगी। इस तरह से बहुत सारे कार्य जो है हम करने का काम करेंगे। हमने जो संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं अगले आने वाले समय में कार्यकाल में उसको भी पूरा करने का काम जरूर करेंगे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं सिर्फ देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की 100 दिनों की उपलब्धियां आप देख लीजिएगा और वहीं पे कांग्रेस शासित आप हिमाचल की सरकार को देख लीजिएगा जो आज उनकी गलत नीतियों की वजह से आज अपने कर्मचारियों को पेंशन तक सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक दे पाने में सक्षम नहीं रह गई है। ये वो कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है और अगर देश में वो कहीं पे सरकार बना कर आती है तो किस तरह से गलत नीतियों का भुगतान हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ेगा, ये देश की जनता कंपेयर करके देख ले कि पिछले 10.5 साल में हमने किस तरह से इस देश को एक विकसित भारत बनाने की संकल्पना को साकार रत्नाकर जी, मैं रोकूंगी, काफी समय दिया सर। ठीक है, वहीं पे कांग्रेस की सरकार हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं दे पा रही है। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है। मुर्तजा जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन रहा हूँ राखी जी। मुर्तजा जी, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूँ, बहुत छोटा सा ही सवाल लूंगी क्योंकि आज मुझे लगता है सब्जेक्ट ही ऐसा है
कि सबके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हम 2047 की बात करेंगे, 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे, मुझे लगता है सबके पास बोलने के लिए सब कुछ होगा। एक छोटा सा सवाल मेरा, भारतीय जनता पार्टी इस 100 दिन के सफर में बिजली, पानी, शौचालय, शिक्षा, किसान, सड़क, मजबूत विदेश नीति और जिस तरीके से पीएम मोदी जी का विदेशों में सम्मान हुआ, सर्वोच्च पुरस्कार उनको दिए गए, मतलब 100 दिन में जो कुछ भी हुआ है उन तमाम चीजों को लेके उसके ताने बाने को सामने रखकर वो ये बता रही है कि ऐसे ही हम चलेंगे, और कई सारी चीजों को समावेश किया है, कई प्लानिंग्स रखी हैं कि इन सारी चीजों को हम बढ़ाएंगे। तो जाहिर तौर पर जो एक संकल्प लिया गया था, जो एक वादा किया है 2047 तक, उसको पूरा कर पाएंगे। देखिए, भाजपा की जो सरकार है, मोदी सरकार, ये एनडीए सरकार जो है सभी फ्रंट पे फेल हो चुकी है, ये तय है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अभी भाई साहब बता रहे थे कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, 100 डेज का रिपोर्ट कार्ड का, ये तो 125 महीनों से ये सरकार में है। आप देखिएगा, महंगाई इस वक्त जो है चरम पर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हालत ये है कि द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट थी 2022 में, उसमें इन्होंने बताया है कि अर्बन यूथ जो है 17.2% हर साल जो है बेरोजगार होते हैं, और रूरल यूथ का जो है 10.66% जो है बेरोजगार होते हैं। इसके अलावा 21.6% जो है फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अर्बन एरिया में, ये एक्सट्रीमली हाई है। आप राखी जी, इतनी ज्यादा अगर ये सरकार तरक्की कर रही है तो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना क्यों, फिर महंगाई इतनी, क्या आप यकीन जानिएगा कमर तोड़ महंगाई चल रही है। ये आखिर बता क्या रहे हैं, इनका रिपोर्ट कार्ड जो है जितना ये अभी कह के गए हैं उससे बिल्कुल अपोजिट है। मैं यही कहूंगा कि ना 125 दिनों में हर मिनिस्ट्री की एक अपनी पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती हैं उसमें सभी पार्टियों के मेंबर्स होते हैं, ना किसी के सजेशन ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, और अगर सजेशंस लेते भी हैं तो कोई इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर नहीं होता। और एक चीज गौर करिएगा, ये 2014 में आए थे, 2014 के बाद 2019 के बाद तो ऐसे समझ में आ गया था कि यही रहेंगे। फिर इनके दावे जो है 2024 आते आते जो है 400 पार वाला नारा कहाँ गया। हर जगह आप देखेंगे कि ये बीजेपी जो है वोट शेयर में भी कमी आ रही है। उसका रीजन यही है कि ये पब्लिक जो मतलब पीपल्स वो होता है, ये वो सब कुछ नहीं है, जनता के बिल्कुल अगेंस्ट ये काम कर रही है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये जितने कर्जे माफ करती है ये उद्योगपतियों की करती है। आम हिंदुस्तानी जो है इनसे नाखुश है। ये 100 दिन का कार्ड बता रहे हैं, मैं तो इनको 125 महीनों का लिखा जुका जो है बता रहा हूँ, और ये आगे भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, शिल्पी जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी शिल्पी जी, समाजवादी पार्टी क्या इस रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखती है? 100 दिन का सफर 2047 पर नजर, जाहिर तौर पर दिशा में तो वहीं बढ़ना है क्योंकि वादा किया है तो निभाना तो है। तो क्या लग रहा है कि वादा अपना पूरा कर पाएंगे जिस तरह से बता रहे हैं? पता नहीं कितनी गलतफहमी का शिकार है भारतीय जनता पार्टी के लोग। मुझे तो मतलब 2047 तक की इनकी योजनाएं हैं। 10 साल में आपने देश के लिए क्या क्या किया। मैं देखिए, प्रधानमंत्री जी को मैं शुभकामनाएं दूंगी आज उनके जन्मदिन की, लेकिन इसको जन्मदिन और 100 दिन के साथ सारी चीजें जो मिलाकर इतने 15,000 करोड़, इतने करोड़ जो रत्नाकर जी कह रहे थे, मैं इनकी योजनाएं सुन रही थी। उत्तर प्रदेश का हाल इन 10 सालों में इतना बदतर हो गया है। देश के तो मैं क्या कहूं, मैं तो चलिए मैं क्षेत्रीय पार्टी हूं, मैं उस हिसाब से उत्तर प्रदेश का बता दूं। इन्होंने कहा कि मेडिकल में बच्चे आ रहे हैं, सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं आपकी। देश को आप कहां ले गए हैं? कल की घटना है सीतापुर में, प्रधानमंत्री आवास न मिलने से कच्चे मड़ैया गिर गई, माँ बेटी मर गई। आप कह रहे हैं इतने सारे आवास दे दिए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरी जा रही हैं, महिला सुरक्षा बदहाल है, शिक्षा पर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, जीएसटी लगाकर आपने देश का वो हाल कर दिया कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा। आप किसके मतलब ये आंकड़े आप कहाँ से दे रहे हैं? हम तो ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये आंकड़े एक्चुअली देने का आपका सोर्स क्या है? किस तरह से आप लोगों को गुमराह करते हैं?
तीसरा आप है। आपने कहा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कहाँ चले गए आप? उसके बावजूद और पूरे टाइम हिमाचल प्रदेश से आपकी तुलना हो रही है, यहाँ केंद्र की बात हो रही है, यहाँ पूरे देश की बात हो रही है, 100 दिन की सरकार की बात हो रही है, आप हिमाचल प्रदेश पर परेशान हैं। अरे हम कहते हैं आप अरुणाचल पे क्यों नहीं परेशान होते? नगा और मैती का संघर्ष अभी तक आप कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको पूरी चिंता होती भारतीय जनता पार्टी के नॉन रूलिंग स्टेट्स पर। बंगाल के बलात्कार को लेके आप इतने गंभीर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गैंग रेप हो रहे हैं, अयोध्या में गैंग रेप हो रहे हैं, 9 लड़के गैंग रेप कर रहे हैं, बीएचयू कैंपस में लड़के गैंग रेप कर रहे हैं, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये मत कहिएगा कि ये जनता के मुद्दे नहीं है। एक महिला और आधी आबादी इस देश की 140 करोड़ में अगर आप 70-65 करोड़ भी महिलाओं को मानेंगे तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है महिलाएं। क्या दिया है आपने 10 साल में हमें, और 100 दिन में क्या दे रहे हैं? प्रधानमंत्री यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां भागे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? हम तो जवाब मांगते हैं। आप देश को इतना स्थिर कर चुके हैं कि आप विदेश के दौरे पर निकल गए हैं। झूठ पर झूठ, इन्वेस्टर समिट के नाम पर झूठ पर झूठ, हजारों करोड़ के झूठ आप बोल रहे हैं, आपको कोई झिझक नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुझे बता दीजिए कितना इन्वेस्टमेंट आप लोग, आपकी सरकार लेके आ गई? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करी, G20 मीट करी, क्या मिला हमें? धोखा। और अच्छा है कि 100 दिन की आज रिव्यू हो रही है, हम आपकी कहानी सुन रहे हैं। 47 तो बहुत बड़ा सपना है, आपका सपना तो यही चकनाचूर हो गया, यही आप 400 तक नहीं आ पाए। 47 की बात तो बहुत बात की है, 2047 तक आप राज करेंगे। ठीक है, परमिंदर जी सुन पा रही हैं? जी जी परमिंदर जी, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड है। हाँ रत्नाकर जी, मैं आऊंगी जल्दी जल्दी से, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। दरअसल क्या पहला ही राउंड है और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि 100 दिन का एक रिपोर्ट कार्ड भी है, प्राइम मिनिस्टर का जन्मदिन भी है और 2047 की बात कर रहे हैं, तो यदि हम वहां तक पहुंचते हैं और विकसित भारत होता है तो मुझे लगता है सबका ही विकास होगा। तो इसलिए सबकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है कि उनका व्यक्तिगत मत इसको लेकर क्या हो सकता है। पार्टी की तरफ से तो वो पक्ष रख ही रहे हैं। परमिंदर जी बताएं। आज का रिपोर्ट कार्ड, 100 दिन का सफर, 47 पर नजर, बहुत सारे वादे अब भी किए गए हैं, बहुत सारी चीजों को कहते हैं रिपोर्ट कार्ड तो वही होता है कि आपने पूरा का पूरा रखा कि आपने क्या किया इन 100 दिनों में, अपने 3.0 के कार्यकाल में क्या किया है, और अपने जन्मदिन के दिन से इस रिपोर्ट कार्ड को रखना और आने वाले समय में विकसित भारत का एक सपना दिखाना कितना सच होता हुआ देखती हैं? राखी जी, ये सपनों की ही सरकार बन के रह गई है और इसको आज पॉलिटिकल सर्कल्स में इसको यू टर्न सरकार कहा जा रहा है। बहुत सारे अहम मुद्दे हैं, बहुत सारे बिल पास कराने की कोशिश की इस सरकार ने, चाहे वो वक्फ बोर्ड का बिल हो, चाहे वो ब्रॉडकास्ट बिल हो, लैटरल एंट्री वाला बिल हो, चाहे वो आप मणिपुर का मुद्दा देख लीजिए, या आप जम्मू एंड कश्मीर की जो हालत देख लीजिए, जो आर्टिकल 370 को हटा के वो कहते हैं कि हमने शांति कायम की है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें देखिए क्या हालात हैं। तो कुल मिला के ये जो भी करना चाहते हैं वो कर पा नहीं रहे हैं। ये एक लड़खड़ाती हुई सरकार है जिन्होंने एक रोड मैप तय किया था कि 100 दिन में हम ये कर देंगे। 100 दिन में कहीं ये आंकड़ों से खेला, इनकी बहुत बेहतरीन तरीके से भाजपा आंकड़ों से खेलती है और इतने करोड़ों के प्रोजेक्ट, अरे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर देने से क्या हो जाता है? इनकी रोडों की बदहाली देखिए, इनके ब्रिजेस गिर रहे हैं, इनकी स्टैचूज देखिए गिर रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट तक चू रही है। तो एक काम का दिखावा और वाकई काम होना, उसमें बहुत फर्क होता है। और ये केवल एक सशक्त विपक्ष से नहीं जूझ रही है, अंतरकलह से भी जूझ रही है। आप विभिन्न प्रदेशों में देखेंगे, आप यूपी में देख लीजिए और या संघ के ही वक्तव्य देख लीजिए, समय समय पर ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जहां ये सरकार मुझे ऐसा लगता है कि उसे बहुत सारे ऐसे जवाब देने पड़े और पहाड़ जैसे इनके पास चैलेंजेस हैं। तो ये एक ब्रेव फ्रंट पुट अप कर रहे हैं, कहे कि हमारी इतनी करोड़ की चीजें ये हो गई वो हो गई, पर सच्चाई में यही है कि अभी जो मूलभूत जो हमारे प्रॉब्लम्स है, चाहे वो अनएम्प्लॉय बेरोजगारी की हो या महंगाई की करें, और देखिए इकोनॉमी को जो इन्होंने डिस्टेबलाइज तरीके से किया इसको और देखिए ये बहुत यूज करते हैं आंकड़े जीडीपी और पर सच्चाई यही है। आज जैसे 100 दिन का जब हमारी होम मिनिस्टर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए हम फ्री घर दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, हम फ्री शौचालय दे रहे हैं, हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं।
करोड़ों रुपए इसके नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, पर सच्चाई यही है कि गरीबी जस की तर्ज बनी हुई है। एक दिखावा भर है जो जितने भी दावे हैं सरकार। ठीक है संजय जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी राखी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। संजय जी, आरजेडी जहां तक है और आपको भी, क्योंकि आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आपका क्या वक्तव्य है 100 दिन के सफर पर, इस रिपोर्ट कार्ड पर, और आने वाले समय में 2047 को लेकर जो एक वादा किया जा रहा है, जो बातें रखी गई हैं, कुछ के लिए कहा जा रहा है कर दिया हमने, और कुछ के लिए ये भी रखा गया है कि इन चीजों को हम सामने लाएंगे, आने वाले समय में पूरा करेंगे। राखी जी, सर्वप्रथम मैं तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उसके 74वें जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई में पार्टी लाइन कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जहां तक है ये 100 दिन में भाजपा की सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, तो ये तो सपनों के सौदागर वाली सरकार है। ये तो सपने बेचते हैं, सब्जबाग दिखाते हैं और बड़े बड़े विज्ञापन देकर के झूठा प्रचार करते हैं। इसका प्रचार तंत्र काफी मजबूत है। इसको करना धरना तो कुछ है नहीं। ये तो जब 2014 में सरकार में आए थे तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं हर एक साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो आप सोच लीजिए 10 साल हो गया, 10 साल से कुछ ज्यादा ही हो गया, तो 20 करोड़ रोजगार के दावे का इसका कहाँ सच्चाई है। तो ये दावे बड़े बड़े हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उस दावों की हकीकत सरजमी पर कहीं दिखता नहीं है। जब से ये केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, एनडीए की सरकार आई है, जीएसटी के माध्यम से तमाम मध्यम वर्गीय व्यापारी और छोटे व्यापारी बर्बादी के कगार पर चले गए हैं। आम गरीब, मजदूर, किसान त्रस्त है इस सरकार में। जब से एनडीए की सरकार है, आप देखें कि कितने बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए, लेकिन उसका क्या असर हुआ? महिला पहलवानों के साथ क्या सलूक किया गया, उसका क्या असर हुआ? कई कितने बहु बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, और बलात्कार करने वाले और अपनी गाड़ी से लोगों को कुचल देने वाले पार्टी के नेता इसी बीजेपी सरकार में हैं। कल तक जहां बीजेपी वाले बोलते थे, जिस किसी बड़े नेताओं पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का, हेमंत बिस्वा आज असम के मुख्यमंत्री हैं। इतने कई सारे नेता हैं जिसको बीजेपी सीबीआई ईडी में घसीट रही थी, और बीजेपी में जाने के बाद वो भाजपा वॉशिंग मशीन में जाकर के सदाचारी नेता बन गए। तो ये बीजेपी का जो कहना है वो करना नहीं है। ये प्रधानमंत्री राखी जी, ये प्रधानमंत्री कम और ये प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। पूरे देश विदेश में घूम घूम करके दिन में 5-7 बार कपड़ा बदल बदल के सिर्फ प्रचार करते हैं और अपना चेहरा चमकाते हैं। ये 100 दिन की जो उपलब्धि बता रहे हैं राखी जी, मैं आपके माध्यम से दावा कर देना चाहता हूं कि ये जो 4 विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, आप नोट कर लीजिए राखी जी, मैं पार्टी ईमानदारी से कह रहा हूं कि चारों राज्य में ये एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है। चारों राज्य में इंडिया महागठबंधन की सरकार राखी जी बनेगी। इसके 100 दिन की उपलब्धि का दावा बस 1-2 महीने के बाद दिख जाएगा। चलिए, मतलब इस बार के नतीजों से पता चलेगा इन 100 दिन में कितना जो बताया जा रहा है वो हुआ है कि नहीं। और अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर में तो पहले चरण की वोटिंग कल है ही, तो ये रिपोर्ट कार्ड आज आया है तो मुझे लगता है और आसानी हो जाएगी कि जनता जो अपना रिजल्ट देगी। खैर ठीक है, ये आने वाले समय की बात होगी, तो हम जब नतीजों पर आएंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में जनता ने इस रिपोर्ट कार्ड में अपना जो ग्रेड या मार्किंग दी है वो कितनी दी है। वापस आऊंगी आपके पास। कुमार विवेक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हाँ
कुमार विवेक जी, जिस तरीके से 2047 विकसित भारत का संकल्प, मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, विकास होगा, सबका होगा, सब भारत में रहते हैं। ये जरूर देखा जाएगा कि जो 100 दिन की बात हो रही है या 100 दिन के सफर की बात हो रही है, कितनी चीजों को मोदी कार्यकाल 3.0 में बातों को रखा गया, उसको पूरा किया गया है, किस दिशा में आप और प्लानिंग के साथ हैं, और जो एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की बात हुई है, जो सामने रखा गया, जो उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं हर क्षेत्र में, किसी को भी छोड़ा नहीं गया। तो मुझे यहाँ लगता है एक सवाल है, आप 100 दिन के सफर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में भी तो ये सवाल उठना लाजमी है जो विपक्ष की तरफ से आया है कि उसको भी देखिए ना, उसमें कितना डेवलपमेंट हमने देखा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कुछ नहीं हुआ, हुआ है, बहुत सारी चीजों पे काम हुआ है, लेकिन क्या हम उसमें बहुत ज्यादा सफल हो पाए हैं जो हम इस 100 दिन का एक आकलन निकाल के अब 47 की परिकल्पना कर रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले तो राखी जी आपकी सराहना करना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी तक आप डिबेट को लेके गई, जहां मिशन 2047 की भी बात की है, 100 डे की भी बात कर रहे हैं, और आपने एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि गवर्नमेंट 10 साल से ये कंटिन्यूएशन में है। पॉलिसी जो है सो ऑलरेडी फ्रेम्ड है, चाहे वो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास में मकान देना हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का एक्सटेंशन हो, या किसान की सम्मान निधि हो। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले इंटरव्यू में कुछ बातें कही थी, जिसमें उन्होंने जो मुख्यतः जो बातें थी कि 3 करोड़ नए मकान उसमें लौटेंगे, वो एक्सटेंशन पुराने प्रोग्राम का था, कोई नई नीति नहीं थी उसमें, जो मुझे लगता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो जो एक 75 साल से ऊपर के व्यक्ति को जो कंपलसरी हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस है, और जो उन्होंने किसान निधि का दायरा एक बढ़ाया है, एमएसपी पे किया है, इन सब चीजों पे सबसे पहले तो 100 दिन के अंदर एक सरकार के सबसे जिम्मेदार मंत्री, भारतीय जनता पार्टी में दूसरे नंबर के नेता अमित शाह जी आकर के कहते हैं, तो ये तय है कि वो डेटा फैक्चुअल है। अगर किसी भी विपक्षी दल के पास उसका काउंटर है तो वो जवाब, तो आप 15 लाख करोड़ का अगर बाइफर्केशन देखें तो इसमें सीधे सीधे 3 लाख करोड़ रुपए किसान में जा रहे हैं, किसान के फंड में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो किसान निधि सम्मान के माध्यम से जाए, एमएसपी में जाए, या वो किसी अन्य योजना में जाए। एक चीज मैं यहाँ पर और देख रहा था, जो बात 2047 की है, मैं नहीं समझ 2047 तक ईश्वर जन्मदिन है उनका, उनको लंबी आयु थे, लेकिन इनमें से कोई भी शीर्ष नेता उस समय तक वर्किंग रहेंगे, तो ये तय है कि अपनी सरकार की बात नहीं है, ये मिशन इंडिया की बात है। और उसमें 2 योजना इनको मुझे लगता है जो कि ये बड़ा प्रभावशाली रहा, जैसे कि आपने देखेंगे कि इन्होंने मौसम के ऊपर 2000 करोड़ का इनिशियल फंड इन्होंने एलोकेट किया है, अगर हम उस पर जाएं तो, और इन्होंने उसी के साथ पैम, इरिगेशन, इस पर भी फंड एलोकेट किया है, स्पेस मिशन पे भी किया है। यह सब कुछ ऐसी होती है जो लोक लुभावन योजना नहीं होती है। आपको ध्यान होगा कि जब इंदिरा गांधी जी ने भी डीआरडीओ को बढ़ाने की बात करती थी, तो तमाम न्यूज़पेपर, तमाम विपक्षी दल जो प्लेयर सत्ता में बैठे हुए, जनसंघ की भी बात करता हूँ, अभी आलोचना का सामना करना होता है। लेकिन जब आप एक डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो वो उसके रिजल्ट वोट में आपके इस काम के कन्वर्ट हो जाए, ये कोई आवश्यक नहीं होता है। दूसरा मैं आना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैंने एक पक्ष रखा अपनी बात का कि सराहना करता हूँ कि 100 कम से कम वो सामने आए और इस बात को रखे कि हम ये कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। 100 दिन दूसरे सरकार का एक हनीमून पीरियड होता है अगर कहें तो। मणिपुर के मुद्दे पे उन्होंने बोला, इस सरकार की 2 सबसे बड़ी खासियत बताई गई, एक फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। यहाँ पे ना वहाँ इंसर्जेंसी है, ना मिलिटेंट है, तो समुदायों के बीच में लड़ाई है। और आप देखिए कि आदिवासियों के पास वहाँ ड्रोन तरीके के, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा, रॉकेट लॉन्चर जो पोर्टेबल है, उस तरीके से हमले चालू हो गए हैं एक समुदाय से दूसरे समुदाय के। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने कोई करप्शन किया है कि मैं इस्तीफा दूं। अल्टीमेटली काम क्या है? स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे प्रमुख है। और यह मामला निगोशिएशन से सुलझने वाला है, क्योंकि ये हार्ड पावर से, बमबारी से नहीं सुलझ सकता है। और इसमें संविधान संशोधन की बात है, यहाँ तक कि अगर आदिवासियों की बात करें तो संविधान सुरक्षा भी देता है। अगर मैथिली समाज को अगर आरक्षण चाहिए, सारी बैठ के बातों की केंद्र की पहल मुझे नहीं दिखती इस मामले में। क्यों नहीं दिखती? क्या वहाँ 2 लोकसभा की सीटें इसलिए नहीं दिखती, या 60 MLA, या बहुत दबाव नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर मुझे ये सिक्योरिटी का मामला है, बिल्कुल ये फेलियर दिखता है। उन्होंने इसको ढंग से एड्रेस भी नहीं किया, सवाल पूछने पे पत्रकार के बताया। एक मुद्दा उन्होंने और कहा, इसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं समराइज करना चाह रहा था क्योंकि आज का कंटेंट बहुत अच्छा था। 1 नेशन 1 इलेक्शन का, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो उन्होंने मेरे हिसाब से बहुत बोले मन में यह बात कही, अमित शाह जी से अपेक्षा नहीं रहती है कि इस कार्यकाल में हो जाए।
मैडम कोई भी चीज इस तरीके के बदलाव एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, कंटिन्यूएशन में होगा। पहले आप ये कर सकते हो कि चलिए इस साल 2024 में जो चुनाव होने हैं वो हम एक साथ करा लें, उसके बाद उसको करा रिजॉल्व होना, क्योंकि 18 संविधानिक संशोधन है उसमें। आज आपकी हर जगह की राजनीति अलग है, तमिल की राजनीति अलग है, आंध्रा की अलग है, ये सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे। हालांकि वो जो रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट है वो बहुत लॉजिकल है, ये बात भी तर्क सही है कि हमेशा देश एक इलेक्शन मोड में रहता है। अभी आप देखें तो लोकसभा खत्म, इलेक्शन मोड से ये नहीं कि देश डिस्टर्ब होता है, सरकार फैसला लेने में आती है। सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए कई बार फैसले लेने आवश्यक होते हैं। कभी ले महाराष्ट्र बिगड़ जाएगा, उसके बाद दिल्ली बिगड़ जाएगा, इस चक्कर में 5 साल निकलता है। तो इस तरीके से तो 2047 पूरा नहीं हो सकता है जो हम लोगों का सपना है। तो सरकार को इसको और गंभीरता से लेना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और विपक्ष को भी कुछ मुद्दों पे केवल इसलिए विरोध नहीं करना चाहिए कि विरोध करना है। महंगाई इकोनॉमिक्स एक कॉम्प्लेक्स विषय है। 2020 के बाद में, कोरोना के बाद में अगर पूरी दुनिया भर की देखी जाए, इतने बड़े युद्ध चल रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें संतुलन रखी गई। बात ठीक है, डेटा कम है, अभी की आप डेटा नहीं उठा सकते क्योंकि आचार संहिता लगा था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं था, बहुत सारे इफेक्ट बट होते हैं। लेकिन जब बात इंटरनल सिक्योरिटी में, मणिपुर मुद्दे पे तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार की फेलियर मानता हूँ कि आखिर किस तरीके से वो मुख्यमंत्री वहां है जो कैपेबल नहीं है। सरकार भी आपकी, आप उपयोग करिए अगर नहीं दे रहे 356 का। इन्हीं बातों के साथ राखी जी मैं अपनी बात ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने कहा ना 2047 में विकसित भारत का सपना तब पूरा होगा जब हम हर चीज पर बात करेंगे, हर चीज में क्लियरिटी के साथ चलेंगे। जो स्थितियां, परिस्थितियां कुछ राज्यों में अभी हैं या जो सिनेरियो इस वक्त देश में आता है, वो चाहे क्राइम को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर भी कई लोगों ने यहाँ पे अपनी बात रखी है, महंगाई को लेकर बात रख रहे हैं, शिक्षा को लेकर बात रख रहे हैं, घर को लेकर, मकान को लेकर बात हो रही है। तो हर चीज की क्लियरिटी बहुत जरूरी है, कह देने से नहीं होगा। मैं हमेशा एक चीज पर जोर डालती हूं, आपने कह दिया कि हमने 100% काम पूरा किया। मैं कह रही हूं यदि 100% काम आपका था और आपका यदि उसमें से 80% भी हुआ है ना, तो भी जनता हमेशा आपकी वाहवाही ही करेगी। लेकिन उस 80% को आपने कितना इंप्लीमेंट किया है, उस 80% के क्या प्रमाण है कि आपने धरातल पर उसको उतारा है, वो बात करिए। जरूरी नहीं है कि हमने 100% कहा था और 100 नहीं हो पाया फिर भी हम कह रहे हैं कि हमने कर दिया। दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप किस चीज में सफल हुए हैं, वो जनता के सामने हमको चीजों को लाना पड़ेगा अपनी क्लियरिटीज के साथ। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। जी राखी जी, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। बाकी सब प्रवक्ताओं ने जो प्रश्न उठाए हैं मैं उनके ऊपर जवाब देना चाहता हूं। और अभी एक बहुत सुंदर बात आपने कहा कि हम अगर 80% भी अगर अपने जो संकल्प पत्र में घोषणा करते हैं उसका काम अगर पूरा करते हैं तो जनता निश्चित रूप से उसको अप्रिशिएट करती है और चुनकर फिर लाती है। उसका प्रमाण भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेहरू जी के बाद एक नया इतिहास रचा 62 के बाद। और यह लोकप्रियता ऐसे ही नहीं आई है, यह लोकप्रियता आई है काम के द्वारा। काम किया है उन्होंने, तब जनता ने उनको चुनकर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे बिठाया है। और जनता को विश्वास है कि वह 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना जो उन्होंने एक सजोया है उसको जरूर हम विकसित भारत को बनाएंगे। जनता को ये पूरा विश्वास है। लेकिन रत्नाकर जी, विपक्ष का बड़ा एक सवाल है। रत्नाकर जी, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि विपक्ष बार बार दो बातें कर रहा है। देखिए, एक तो इसी चर्चा में आई और एक पहले से आई। विपक्ष को यह लगता है कि ऐसा नहीं है, यदि इतनी लोकप्रियता और इतनी ज्यादा आपके काम की तारीफ होती या प्राइम मिनिस्टर की होती तो फिर आपकी बहुमत की सरकार भी होती। दूसरी चार, अभी संजय जी बोल रहे थे, दूसरी बात उन्होंने कहा कि 4 राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट देख लीजिएगा, यहां भी पता चल जाएगा आपके रिपोर्ट कार्ड से जनता ने एक्चुअल मार्किंग क्या करी। जी बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, देखिए मैं उनकी बातों पे भी आऊंगा, संजय जी की बातों पे भी आऊंगा। और विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, उनका कर्तव्य है और वो अपना बखूबी काम करते भी आ रहे हैं। लेकिन झूठे आरोप लगाना ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आज ये जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता यह देख रही है कि किस तरह से पूरे देश में एक सड़कों का जाल हमने बिछा दिया है। आवागमन के रास्ते जो कभी 10-10 घंटे के हुआ करते थे वो महज 1.5 से 2 घंटे में आदमी पूरा कर ले रहा है। इस देश की जनता ने देखा कि किस तरह से देश में जितने कांग्रेस शासन काल में एयरपोर्ट बने थे उससे दोगुना एयरपोर्ट जो है हमने महज 10 साल के दौरान बना दिया। इस देश की जनता देख रही है। सड़कें जो है हम 10 साल में दोगुना बनाए हैं कांग्रेस शासन काल से ज्यादा।
और सारा हॉस्पिटल से लेके रेलवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चाहे रेलवे है, चाहे वंदे भारत की तरह आए दिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो है हरी झंडी दिखाते हैं। ट्रेनों का जाल जो है हमने खड़ा कर दिया है, एडवांस टेक्नोलॉजी लाकर रख दिया है। देश की जनता देख रही है और उसको अप्रिशिएट भी करे, तभी तो उन्होंने चुना है हमें, तभी तो हम तीसरी बार आए हैं। नहीं तो तीसरी बार इतिहास है, 62 के बाद कोई आया नहीं। तो ये इतिहास स्वयं अपने आप में दर्शाता है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। और मैं आना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता के बारे में। ये जो कह रहे थे, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे, कि कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो पिछले 2 दशक में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। और 84 के बाद कभी इस देश की जनता ने इनको बहुमत नहीं दिया है। और ये पिछले 3 बार के लोकसभा का चुनाव का अगर पूरे सीट को एग्रीगेट कर ले, जोड़ ले अगर, तो भी 240 का आंकड़ा ये नहीं छू पाए हैं। क्यों? क्योंकि जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है। और सिरे से जब नकारा है तो राहुल गांधी जाते हैं अमेरिका में और मोदी जी की नीतियों की बुराई करते 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 देश का अपमान कर बैठे हैं। ये तो वही राहुल गांधी जी है और कांग्रेस पार्टी। सब गलत। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी शिल्पी जी कह रही थी, ये जो आप बता रहे हो उत्तर प्रदेश के महिलाओं के बारे में हमारे कि ये रेप हो जाता है, वो रेप हो जाता है और सरकार कुछ नहीं करती है। शिल्पी जी, आप जरा आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा और किस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं योगी जी। और कोई भी अपराधी है वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है उत्तर प्रदेश में कि अगर वो अपराध किया तो बचेगा नहीं। ये तो सत्य है। और आप ही के पार्टी के नेता हो गया बहुत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जीरो टॉलरेंस नीति की ऐसी कर दी है। पर्याय पूरी पार्टी के बनाए हुए बुलडोजर नीति है होता है तो पता चलता है कि भैया रेप में तो वही थे, वो आपकी पार्टी के अभी भी नेता है, आपने उनको बर्खास्त नहीं किया। मुर्तजा जी, एक एक करके प्लीज अपनी बात रखिए, ऐसे में सबका ऑडियो में क्लियर नहीं सुन पाऊंगी प्लीज। आप इन्हीं से बुलवाते रहेंगे, इन्हीं की भाषा सुननी है। ये जनता को किस तरीके से झूठ के मुझे पूरा करने का मौका दीजिएगा। इनको आप क्या जनता देख नहीं रही है कि कितने रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं? इन्होंने कितने बौखलाते हैं, मुझे राखी जी प्लीज मौका दीजिए। कितने टपक रहे हैं, इन्होंने बेच दी है, बकवास करते हैं कि हमने एयरपोर्ट बनाए। ये कांग्रेस से अपने क्या तुलना करेंगे? 6 महीने में अयोध्या की सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं। मैं बोलूं, जीरो टॉलरेंस पे आज थप्पड़ मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। महिला अत्याचारों पर तो मैं किसी की कोई सराहना नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि महिला अत्याचारों पर क्या हो रहा है, क्या हुआ है, कितना हो रहा है, ये मुझे बहुत अच्छे से दिखता है। महिला अत्याचारों पर मैं किसी का कोई सराहना नहीं करूंगी। एक कानून, एक सजा का प्रावधान की तो बात हो नहीं पा रही है। जो हुआ है देश में वो बढ़ता चला जा रहा है। हर दिन एक नई घटना मैं खुद पढ़ती हूँ और खुद सामने आती है, उस पर तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। छेड़खानी की घटना होती है, 20 गुंडे करते हैं। ये जीरो टॉलरेंस की नीति आपकी ठीक है राजधानी में रत्नाकर जी, लेकिन थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। बस 2 तो हम लोगों को क्या बैठाया आप लोगों ने? शिल्पी जी, आप थोड़ा ठीक से बात करिए मैम प्लीज। आपको समय दिया था ना मैंने, और अभी भी आप बोल ही रही है कंटिन्यूअसली। प्लीज कंटिन्यूअसली ये बोल रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं तो मैम आपको समय दूंगी ना मैम। और अभी मैंने, आप कंटिन्यूअसली बोल रही है तो मैंने आपको टोका बीच में। 8:46 हो गया, आप किसी और से तो कुछ बुलवा ही नहीं रही हैं। आप डिसाइड करेंगी मैम, मैं आपको समय दे रही हूँ, आप रुकिए तो प्लीज। आपको समय नहीं मिलेगा तब आप ऑब्जेक्शन लीजिएगा, और इस तरह से बात मत कीजिए। हाँ जी, 1 मिनट का समय मैं राखी जी, हाँ, मैं रत्नाकर जी से एक सवाल करना चाहती हूँ रत्नाकर जी से कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि जो प्रश्न पहले उठाए थे उसका तो जवाब दे दें। रत्नाकर जी, हम एक एक चीज पे जाएंगे तो समय भी तो हो जाएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा संक्षेप में जल्दी जल्दी बात बस एक जवाब, और विपक्ष को सवाल करना है तो वो तो सवाल लेंगी ना बीच में। जो न्याय का तरीका यूपी के सीएम ने अपनाया था, बुलडोजर का तरीका, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से नकार दिया है। आप न्याय की बात करते हैं, लोगों के घर तोड़ते हैं, उसको पूरा सिरे से नकार दिया गया है। जी राखी जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों का जवाब। सर, समय में समय खत्म हो जाएगा। वो सवाल जो पूछ रही है उसका जवाब दे दीजिए। शिल्पी जी की बात का जवाब आप दे चुके हैं। रेप को लेकर जो बात उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस किया है उस पर क्लियरिटी हो चुकी है। ये क्या टॉलरेंस है उत्तर प्रदेश में? जो आरोप देखिए, स्पष्टीकरण देने के लिए मैं हूँ और आरोप लगाने के लिए ये सारे लोग हैं, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय चाहिए। ये जीरो टॉलरेंस है, ये जीरो टॉलरेंस है, बताइए मुझे। दूसरी इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में,
महिलाएं कहाँ सुरक्षित है बताइए? रात के 12 बजे पहन करके 16 साल की लड़की लखनऊ में निकल सकती है, गृह मंत्री कहते हैं। बीच बीच में सवाल, अगर मुझे पूरी बात बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, बीच बीच में सवाल किया जाएगा तो मैं कैसे अपनी बातों को रखूंगा? इतने उत्तर बलात्कारियों को प्रदेश सजा में क्या दिलानी महिलाएं है? आज भी सुरक्षित हैं? एक सवाल शिल्पी जी का। दूसरा सवाल अभी परमिंदर जी ने भी यहाँ पर उठाया है बुलडोजर को लेकर, वो भी दोनों सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हैं। उसका जवाब दे दीजिए रत्नाकर जी बहुत जल्दी से। आप, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को पूरा कर लूंगा और बीच में कोई टोका टोकी नहीं होगा। देखिए राखी जी, अभी शिल्पी जी बात कह रही थी और महिला अत्याचार के बारे में कह रही थी, लेकिन आज महिला अत्याचार का उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा हो रही हैं। सर ये तो फिर आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। PHU में समाजवादी पार्टी के नेता थे, जवाब नहीं दे रहे, फिर मैं चुप हो जाता हूं। सर ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं ना, आप ऐसा बोलेंगे तो वो बोलेंगी ही ना। ऐसा तो मत बोलिए कि सारे के सारे अपराध समाजवादी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। अरे मैं उदाहरण के साथ आपको बता रहा हूँ और बात के साथ बता रहा हूँ आपको। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए। मुर्तजा जी अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। 1 मिनट, ठीक है रत्नाकर जी 1 मिनट रुकिए। मुर्तजा जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए जी। अब अभी ये मुझे भी मौका दें। हाँ संजय जी 1 सेकंड। से जो है कांग्रेस जो है बहुमत में नहीं आई। कांग्रेस की सरकार हमेशा जनता की सरकार रही है। कांग्रेस भाजपा की जगह आप देख लीजिएगा, आपकी जो सरकार है उद्योगपतियों की सरकार है। आपका डेवलपमेंट, अरे पार्लियामेंट में बारिश होती है तो पानी टपकता है। आप सोचिए अयोध्या में राम मंदिर सभी की आस्था है, वहां तक का डेवलपमेंट चेक कर लीजिएगा। जो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी क्या राम मंदिर का दर्शन चाहिए? सोनिया गांधी क्या राम मंदिर सरकार को देखेंगे, आस्था का ढकोसला मत करो भाई, इतना आस्था का ढकोसला मत करिए। पीछे ना तो राम मंदिर का आस्था होती तो वहां पे जब मुझे लगता है ये विषय नहीं है कौन राम मंदिर दर्शन करने गया कौन नहीं गया। हम 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड की 2047 की बात कर रहे हैं, कहीं कोई कमियां उस पर बात कर रहे हैं। ये कौन सी बात निकाल रहे हैं आप? मैं बोलने नहीं दूंगी फिर। आपने बनाई, आप पार्लियामेंट में देखिएगा बारिश होती है तो टपका होता है उसमें। बारिश में आपकी पूरी डेवलपमेंट दिखाई दे गया। कोई रामलला ठीक है मुर्तजा जी, चलिए 1 मिनट रोक रही हूँ। संजय जी आऊंगी 1 सेकंड। संजय जी 1 सेकंड रुकिएगा। शिल्पी जी अपनी बात रखिए। आपके जैसा हमने उद्योगपतियों की सरकार नहीं चलाई। देश के नाते आपको मुर्तजा जी प्लीज 1 मिनट, आप सब एक साथ बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आएगा। प्लीज ऑडियो क्लियर नहीं आती है ऐसे में। मुर्तजा जी 1 मिनट रुकिए। पार्टी के नेता कहाँ है? समाजवादी पार्टी के नेता अयोध्या में 2 बलात्कार हुए, कौन समाजवादी पार्टी के नेता? लखनऊ कमिश्नरेट के सीईओ के ऑफिस के 20 लाख ने महिला की मंगेश यादव डकैत को मारने पे इतने आपको जनता ने सरकार दी है, की सरकार है, क्या कर रहे हैं? होर्डिंग लगवा दूंगा चौराहे पे, मैं शोहदों को ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्या किया आपने? आपको तो कुल मिला के इनको समाजवादी पार्टी के नेता दिखते हैं, इनके मुख्यमंत्री को यादव और मुसलमान दिखते हैं। ये स्थिति है। एक माननीय संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को 20 लोगों में केवल जाति विशेष के लोगों का नाम लेना याद रह जाता और कुछ नहीं। माननीय योगी आदित्यनाथ ने मुसलमान का। चलिए परमिंदर जी अपनी बात रखिएगा। जी मुझे हाँ जी राखी जी परमिंदर जी अपनी बात। हाँ। मैं बस यही कहना चाहूंगी रत्नाकर जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये बीजेपी की पूरा फोकस है वो इस समय जोड़ तोड़ की राजनीति का फोकस है। वो विकास की बात जरूर करते हैं पर अभी वो खुद ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इलेक्शन स्तर पर है 4 प्रदेशों के। दिल्ली में आप देख ही लीजिए कितना परेशान किया उन्होंने सरकारों को। और ये एक बैसाखियों पर चलने वाली लड़खड़ाती हुई सरकार है जो कुछ खास काम मुझे लगता नहीं कि कर पाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ। और अगर ये कहते इन्होंने अच्छे काम किए हैं तो प्रचंड बहुमत से जनता ने उनको वापस लेके आना चाहिए था। यूं कमजोर करके जनता वापस न लाती। जैसे आपने सारी पार्लियामेंटेरियंस को धता बताकर जैसे आपने इंपॉर्टेंट लॉज पास कराए
कितने कितने एमपी इकट्ठे आपने निष्कासित किए, उसके बाद अपनी महत्वपूर्ण लॉज पास करवाए। अब उसका ही जवाब जनता ने दिया है आपको एक कमजोर मैंडेट देके, ताकि आप अपनी मनमानी ना कर पाए। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिएगा। जी राखी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुर्जा जी 1 मिनट। 100 दिन की उपलब्धि दिखा रहे हैं केंद्र की सरकार, और आज मैं बिहार में अपने अखबार में पढ़ा हूँ कि जो 3500 लोकल ट्रेन है राखी जी, रेल मंत्रालय ने उसे बंद करने का फैसला ले लिया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो सामान्य लोकल ट्रेन है, पूरे देश में 3500 लोकल ट्रेन बंद करने का जो रेलवे सरकार के रेल मंत्रालय का फैसला आया है, तो आप कैसे गांव के लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, मध्यम वर्ग के लोग यात्रा कर सकेंगे? आप सोच सकते हैं। क्या वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, ये गांव के लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, सामान्य मध्यम वर्ग के लोग अवेल करने की हैसियत में होते हैं? अगर कुछ उसकी विशेष मजबूरी ना हो तो वो चाहते हैं कि भाई ये लोकल ट्रेन से कम पैसे में टिकट लेकर के एक शहर से दूसरे शहर को चले जाएं। तो इसीलिए तो कहा ना संजय जी कि जो अभी के इलेक्शन है, देखिए जिसको जो कहना है, जो सामने रखा है वो रखेगा, लेकिन ये बातें हर स्टेट से आती तो हैं सामने। इलेक्शन जो हो रहे हैं उसमें से भी तस्वीरें पूरी साफ हो जाएंगी, क्योंकि मुद्दे किसी से छुपे नहीं होते। जनहित के मुद्दों को तो आप छुपा सकते हैं ना दबा सकते हैं। ये पूरे देश का रेल मंत्रालय का मामला है। हाँ। और आज ही मैं अखबार में देखा हूँ कि 3500 लोकल ट्रेन को बंद किया जा रहा है। जहाँ तक योगी की बात है, तो हमारे बीजेपी के लोग कह रहे थे कि योगी जो है जीरो टॉलरेंस से अपराध को। भाई योगी के ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे थे मुख्यमंत्री बनने के पहले राखी जी, ये कहीं से छिपी हुई बात है। देश का पहला मुख्यमंत्री है योगी जी। जब ये मुख्यमंत्री बने तो अपने कैबिनेट के माध्यम से अपने सारे मुकदमे को इसने वापस करा लिया। आप सोच सकते हैं कि ये मतलब किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है संजय जी, सरकार तो हिंदुत्व और मुसलमान की राजनीति करके लोगों को भ्रमित करती है, और देश को चाहिए विकास। और अगर किसी को मौका मिलता है तो विकास करने के लिए ही मौका मिलता है। ठीक है संजय जी, मैं रोकूंगी बीच में। कुमार विवेक जी, आपकी भी संक्षिप्त प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से। जी 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 राखी जी, धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण जब लॉ एंड ऑर्डर और बलात्कार जैसी घटना पर बात हुई तो विचलित करने वाला है। मुझे याद है ये जब घटना हुई थी तो हमारे साथ में एक व्यक्ति थे, तुरंत बाहर जाके उन्होंने अपने बेटी को फोन लगाया, कहाँ पर हो, क्या हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या है बात। इस पे कई बार चलती है, सरकार रोके। सरकार क्या करेगी? कानून बनाएगी। कानून क्या करेगी? घटना होने के बाद उस पर करेगी। आप कहिएगा रेपिस्ट को फांसी दे दो, फांसी जब वो ऐसे स्थिति में वो रेप करने के बाद मर्डर कर देगा। तो मेरा ये कहना है कानून, संविधान, ये सब इंसानों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। मेरी बात शायद विवादित हो सकती है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ ऐसे पनिशमेंट जिससे एक तगड़ा संदेश जाए। जस्टिस होना जरूरी नहीं है, जस्टिस होते दिखना भी जरूरी है। ये सारी सरकार की जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात, जो योगी आदित्यनाथ जी के लॉ एंड ऑर्डर की मैं तारीफ करता हूँ, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ बिल्कुल माफिया एक इंडस्ट्री की तरह चल रहा था, सब था मिट्टी में मिला देंगे, वो मिला दिए, कब्जे की जमीन छुड़ा दिए, सब ऐसी घटनाओं से कैसे निपटेंगे? डेली रिपोर्ट में आ रही है। यहाँ दहशत नहीं फैला पा रहे हैं। जो 50% आबादी है, हम एक अप्रोक्स मान के चले 50% आपकी आबादी है, रूसी महिला वोटर, स्विंग वोटर है, जिसपे आपका सबको रिझाने के लिए चुनाव से पहले आप तैयार रहते हो, और जब बात सिक्योरिटी की आती है तो आप एक लेते हो। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। जी राकेश, कुल मिला के क्या है, रिपोर्ट कार्ड है, 47 में बहुत वक्त है, उससे पहले तो इलेक्शन है। मुझे लगता है जनता उसका बहुत एक अच्छा आकलन करेगी। मुर्तजा जी समय हो गया, हाँ बोलिए, कुछ बहुत जल्दी से बोलिएगा सर, समय हो गया। सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जितने गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस है उसको बीजेपी सिर्फ बेचने का काम कर रही है। और बीजेपी ये कहती है कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने एस्टैब्लिशमेंट को तैयार किया, इस मुल्क की बुनियादी तौर पे इस मुल्क को मजबूत किया, और बीजेपी सिर्फ बेचने का काम की है। क्या हो रहा है? फ्रंट फेल जो है वो बीजेपी में कांग्रेस ने पिछले आप 125
25 महीने का रिपोर्ट कार्ड दीजिएगा। सिर्फ आपने बेचा है, रैल को आपने बेचा है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है मिलेगा, जनता देगी मौका सब चीजों को रखने का। अभी तो इलेक्शन के बीच में जाके अपनी जो बातें रह गई हैं उनको रख दीजिएगा, क्योंकि निर्णय उनको ही करना है। समय बहुत ज्यादा हो गया सर, मुझे इस चर्चा को यहाँ रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो साफ है, ये अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड रखा गया है वो कितना सटीक है, और वाकई जो कह रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या जनता भी उसको स्वीकारेगी। ये अभी जो 4 राज्यों में इलेक्शन है वहां से मुझे लगता है एक ग्रेड जो जनता को देना है वो देगी, और 47 की जो तस्वीर लेकर चल रहे हैं, जो सपना, वो कितना साकार होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।